नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युवा रक्षणा वेदिके ने गोरनल्ली टीडीपी कॉलोनी से रिंग रोड तक खराब सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर किया सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, जस्टिस नागप्रसन्ना बोले, गायों के पीछे नहीं असली अपराधियों को पकड़े। कर्नाटक के युवक ने पीएम मोदी को भेजा शादी का निमंत्रण पत्र, प्रधानमंत्री के जवाब ने भावुक कर दिया। भय हुआ बहुत, अब भरोसा चाहिए, बंगाल की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। गुजरात नगर निकाय चुनाव, भाजपा आप या कांग्रेस किसे मिलेगी जीत, कल आएगा रिजल्ट। नेपाल की गाड़ियों को भारत में तेल नहीं मिलने पर बवाल, नेपाल की महिला नेता ने पीएम मोदी को याद दिलाई मन्नत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गोरनल्ली में कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके ने टीडीपी कॉलोनी से रिंग रोड तक खराब सड़क को तुरंत ठीक करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव और लोगों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि लोगों को रोजाना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक भी खतरे में है। इस मौके पर बोलते हुए कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विल्सन डुडमनी ने कहा कि उन्होंने सड़क जाम की है और विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया है क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। स्थानीय लोगों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और चेतावनी दी है कि अगर सड़क की मरम्मत का काम जल्द नहीं किया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस बारे में केपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की। कैमरामैन पपोराज का कवरेज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस को छोटे मोटे मामलों में उलझे रहने के बजाय वास्तविक और गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आई है जिसमें 2 साल पहले 2 गायों के लापता होने के आरोप में एक परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि पुलिस ने 2 साल पहले लापता हुई 2 गायों के मामले में एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने राज्य के वकील से कहा, गाय की जांच छोड़िए, वास्तविक अपराधों के पीछे जाइए। आपने यह मामला क्यों दर्ज कर लिया? इस आरोप पर 2 साल पहले 2 गायें लापता हो गई थी, अपने मामला दर्ज कर लिया। कर्नाटक के एक युवक ने अपनी शादी का निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए युवक को चिट्ठी लिखी और नव दंपति को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के जवाब से युवक भावुक हो गया और उसने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। इसके बाद 2 प्रधानमंत्री के इस विनम्र व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले के कनिहाला गांव निवासी राजेश नायक ने बीती 13 अप्रैल को सविता के साथ शादी की। व्यक्तिगत इच्छा के चलते राजेश नायक ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शादी में आमंत्रित करने का निर्णय लिया और डाक के जरिए निमंत्रण पत्र भेजा। 16 अप्रैल को राजेश नायक को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पत्र हासिल हुआ। 16 अप्रैल को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्री रमेश नायक जी, मुझे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जीवन के इस शुभ चरण में प्रवेश करते समय आप और सविता को उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। पत्र में आगे लिखा गया, आप दोनों के विचार, भावनाएं और कर्म हमेशा एक रहें। आप हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें, अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करें और जिम्मेदारियों को प्रेम और समझदारी से निभाएं। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे की खूबियों से सीखते हुए जीवन के आदर्श साथी बने। प्रधानमंत्री ने पत्र के अंत में कहा, मैं एक बार फिर आप दोनों को लंबे, सुखी और सुंदर वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में व्यावसायिक वाहनों के चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य के परिवहन मंत्री ने ऑटो टैक्सी यूनियन नेताओं, शिवसेना नेताओं और अन्य हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों और नेताओं ने इस नियम के सख्ती से चालकों की रोजी रोटी प्रभावित होने की आशंका जताई। उन्होंने मांग की है कि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय दिया जाए। बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है, मराठी सीखना अनिवार्य रहेगा, लेकिन इसके लिए सरकार खुद प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि ड्राइवरों के लिए विशेष मराठी भाषा कक्षाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वे नियमों का पालन कर सके। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि इस मुद्दे पर विस्तृत रणनीति तय करने के लिए 59 आरटीओ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नियम के संभावित समय सीमा और राहत के पहलुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संकेत दिए गए हैं कि ड्राइवरों को दी जाने वाली मोहलत पर फैसला भी इसी बैठक में किया जा सकता है। वहीं परिवहन विभाग अपना
नियमित अभियान जारी रखेगा, जिसके तहत व्यावसायिक चालकों के परमिट और आवश्यक दस्तावेजों की सख्त जांच की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संजय निरुपम ने कहा, इस मुद्दे पर चर्चा सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि जिन ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट तत्काल रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्हें मराठी सीखने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने बंगाल में जमकर चुनावी रैलियों की है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिवार जनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसने एक नई ऊर्जा भर दी है। यहाँ की युवा शक्ति हो या नारी शक्ति, हमारे किसान भाई बहनों, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है। मुझे भी बंगाल के इस उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। बीते दिनों मुझे आप सभी के सामने बंगाल के विकास को लेकर बीजेपी का रोड मैप रखने का अवसर मिला। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। इस चुनाव की मेरी आखिरी रैली भी हो चुकी है। इस चुनाव के दौरान मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा अनुभव की है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान नहीं महसूस हुई। ये रैलियां, ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब जनवरी 2024 में अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई जैसी किसी देवी मंदिर में दर्शन के समय होती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हैदराबाद में पैनिक बाइंग, घबराहट में की गई खरीदारी के कारण ईंधन की सप्लाई बाधित होने के लगभग 1 महीने बाद सोमवार 27 अप्रैल को सुबह शहर भर में पेट्रोल पंपों पर फिर से अस्थायी रूप से ताले लटकते दिखे। इस दौरान वाहनों की कतारें इतनी लंबी हो गई कि वह मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में जा मिली, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले भी अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शेखपेट इलाके में सुबह 9 बजे से ही भारत पेट्रोलियम के आउटलेट्स पर वाहनों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वाहनों की कतार लंबी हो गई कि मुख्य सड़कों पर बाकी वाहनों के लिए रुकावट बन गई। चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, संतोष नगर, आसिफ नगर, नामपल्ली, शेखपेट, नारायणगुड़ा और शहर के अन्य इलाकों में ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी गई। कारवान के रहने वाले संपत कुमार ने बताया कि मैंने कम से कम 4 फ्यूल स्टेशनों का चक्कर लगाया, लेकिन वे सभी बंद थे। आखिरकार बाजार घाट वाला स्टेशन खुला मिला और वहां तेल मिल रहा था, इसलिए मैं लाइन में लग गया। चंद्रायन गुट्टा में एक फ्यूल स्टेशन पर काम करने वाले कैशियर ने बताया कि लोग घबरा कर इसलिए ज़्यादा फ्यूल खरीद रहे थे, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि तेल डिपो से स्टेशनों तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम हो गई है। आज सुबह हमने रोज़ की तरह स्टेशन खोला था, लेकिन लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए हमें स्टेशन बंद करने के निर्देश दिए गए।
अब स्टेशन दोबारा कब खोला जाएगा, इस पर मैनेजमेंट फैसला करेगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है। चुनावी प्रचार अब से कुछ घंटे में समाप्त हो जाएगा। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम चुनावी रोड शो चंदानगर विधानसभा में किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। दरअसल राज्य के 29 अप्रैल को कुल 142 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आज इसके लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। इस कड़ी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। अमित शाह ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए फिर से चेताया कि अगर टीएमसी के गुंडे किसी को भी परेशान करते हैं तो 4 मई के बाद उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। शाह ने दावा किया कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद मिताली बाग ने आरोप लगाया है कि सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौरान जब वह पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थी, तभी हुगली जिले के गोघाट में भाजपा समर्थकों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि मिताली बाग यह नाटक कर रही है कि वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर मिताली बाग से मुलाकात की। एआईटीसी के राष्ट्रीय महासचिव और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने हमारी सांसद मिताली बाग पर हमला करके खेल शुरू किया। हम इसे 4 मई को खत्म करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि कथित घटना के संबंध में रिपोर्ट्स मांगी गई थी और केंद्रीय बल घटनास्थल पर तैनात है। बाग फेसबुक लाइव के दौरान रोते हुए आरोप लगाया कि जब उनका वाहन भाजपा उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय के पास गुजर रहा था, तब भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसकी वजह से खिड़कियों के शीशे टूट गए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गुजरात में विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए रविवार को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। भीषण गर्मी के बीच इस चुनाव में 15 नगर निगमों में 50% से कम मतदान दर्ज किया गया। अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई है। मतगणना 28 अप्रैल को होगी, जिसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती को लेकर सभी काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एसआईसी के अनुसार नगर निगमों में जहां 48.73% मतदान हुआ, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ने बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एसईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद में क्रमशः 47.26, 52.83 और 45.59% मतदान दर्ज किया गया। यह चुनाव अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 204 तालुका पंचायतों में आयोजित किए गए। नगर पालिकाओं में औसतन 59.09% मतदान हुआ, जिसमें नवगठित वाव थराद जिले के भाभर और थराद में सबसे अधिक 74.32% मतदान दर्ज किया गया। राजकोट के गोंडल में सबसे कम 48.51% मतदान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक नवसारी और छोटा उदयपुर जिलों की नगरपालिका में क्रमशः 72.56 और 72.04% मतदान हुआ, जो सभी जिलों में दूसरा और तीसरा सबसे अधिक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में इन दिनों ईंधन को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। नेपाल में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय पेट्रोल पंपों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अब सीमावर्ती भारतीय पंपों पर उन्हें तेल देने से मना किए जाने की शिकायत सामने आ रही है। इस स्थिति में आम लोगों, खासकर सीमावर्ती जिलों के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। नेपाल के सप्तरी जिले के तिरहुत गांव पालिका निवासी गोपाल गुप्त और राजविराज बाजार निवासी राम नारायण यादव ने बताया कि नेपाल में ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद
सस्ते तेल के लिए भारतीय सीमा में स्थित पेट्रोल पंपों पर आते थे, लेकिन हाल ही के दिनों में पंप संचालकों द्वारा नेपाली नागरिकों को ईंधन देने से इनकार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति परिवहन, कृषि कार्य और छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर रही है। इसी बीच नेपाल की महिला नेता ममता शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में भारत नेपाल के ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए सीमावर्ती नागरिकों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। युवा रक्षणा वेदिके ने गोरनली टीडीपी कॉलोनी से रिंग रोड तक खराब सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर किया सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, जस्टिस नागप्रसन्ना बोले गायों के पीछे नहीं असली अपराधियों को पकड़े। कर्नाटक के युवक ने पीएम मोदी को भेजा शादी का निमंत्रण पत्र, प्रधानमंत्री के जवाब ने भावुक कर दिया। भय हुआ बहुत, अब भरोसा चाहिए, बंगाल की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। गुजरात नगर निकाय चुनाव, भाजपा आप या कांग्रेस किसे मिलेगी जीत, कल आएगा रिजल्ट। नेपाल की गाड़ियों को भारत में तेल नहीं मिलने पर बवाल, नेपाल की महिला नेता ने पीएम मोदी को याद दिलाई बंधन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।